जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। नीट 2025 के विषय में बात करेंगे यहाँ पर। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 7 फरवरी से 7 मार्च तक का डेट दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया होगा, और यदि नहीं किया है तो अब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एकदम से लास्ट डेट तक आपको नहीं जाना है। सारी चीज़ों को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, समझ लीजिए, और अपने अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। काम कंप्लीट करें और पढ़ाई में जुट जाएं। नीट 2025 के लिए 2.5 महीने से भी कम समय का वक्त बचा हुआ है। इस 2.5 महीने में सब कुछ नहीं हो सकता मे बी, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, जिससे कि आपको एटलीस्ट एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट मिल जाए। नीट का एग्ज़ाम पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। मे बी इस साल लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा सा टफ पेपर आ जाए, बट उससे भी घबराने या हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो इंडिविजुअली सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स नीट 2025 में अपीयर हो रहे हैं वो सबके लिए आएगा। तो उससे जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वो सबके लिए रहेगा, केवल और केवल आपके लिए रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट में, एक तो पिछले वीडियो में मैंने जब कट ऑफ के लिए एक एनालिसिस दिया हुआ था और सेफ स्कोर बताया था, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे वो सही नहीं है या उसमें कुछ गड़बड़ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो डेटा लिया हुआ है, इट मे बी पॉसिबल कि उसमें से 1-2 मार्क्स का ही कुछ गड़बड़ी हो, ऊपर नीचे हो, बाकी लगभग वो एक्यूरेट ही है। यहाँ पर हम लोग सेफ स्कोर बात करेंगे। मैं क्लियर कर दूँ आपको, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की MBBS सीट के लिए सेफ स्कोर या कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको उस स्टेट का सबसे लास्ट का रैंकिंग में जो सबसे आखिरी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो अलॉट होता है। हम छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेजर टेस्ट दे रहे होंगे, यूनिट टेस्ट दे रहे होंगे, या माइनर जैसा भी टेस्ट वगैरह अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे रहे होंगे। तो उनके जो मार्क्स हैं, मैं छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करूँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अनरिजर्व में लाइक 450, 500, 550 इस रेंज में आ रहे हैं, या कैटेगरी वाइज इससे कम मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको अगले 1.5-2 महीने क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और कैसे आप उसको एक सिलेक्शन लेवल तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है। हालांकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ गया है उसका कुछ रीज़न तो रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव के कारण भी हुआ, और कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस भी जुड़े हैं। पर आप देख पाएंगे कि नीट 2021 में जो कट ऑफ गया हुआ था, अनरिजर्व का 542, OBC का भी लगभग 542 ही था, SC का 458, ST का 346 और EWS का 477। उसके कंपेयर में नीट 2022 में कट ऑफ ड्रॉप हुआ था। तो ऐसा पहली बार नहीं होगा जो मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि नीट 2025 में कट ऑफ कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम होने वाला है। उसके रीज़न भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मार्क्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो अभी सभी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि OBC में भी कट ऑफ ड्रॉप हो गया था, सभी कैटेगरी में कट ऑफ कम हुआ था। लेकिन उसके बाद 22, 23 और 24 में कट ऑफ बढ़ने का ही ट्रेंड रहा है। मतलब 22 के कंपेयर में अगर आप 23 में देखेंगे तो अनरिजर्व का 513 से 530 हो गया, OBC का 508 से 521 हो गया, SC का 399 से 425 हो गया, ST का 314 से 315। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन का थोड़ा सा ST को ज़्यादा रिजर्वेशन मिला हुआ था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है। लगभग सेम है। और EWS में भी कट ऑफ बढ़ गया था, तो लगभग सभी कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ा था एक्सेप्ट ST कैटेगरी। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखा था। लेकिन 2023 से 24 में अगर आप जाते हैं तो अब इसके तो मल्टीपल रीज़न बताए जा रहे हैं। सिलेबस का कम हो जाना, कुछ पेपर लीक की अफवाहें भी चली थी, कुछ है ना एग्जाम्स में जो गड़बड़ियाँ हुई थी, जो भी रीज़न रहा होगा, बट आपको दिखेगा कि ड्रेस्टिकली इंक्रीज़ हो गया था। एक तो पेपर का जो एक्सपेक्टेड था, जैसा है ना कि इजी आएगा, वैसा ही पेपर आ गया इजी। लोगों की प्रिपरेशन ज़्यादा हुई क्योंकि लगभग 30% सिलेबस कम कर दिया गया था सडन ऑफ। तो कट ऑफ नो डाउट 10 से 15% कट ऑफ तो बढ़ना ही था। तो यदि हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रेंड जो है ना, अब ये ट्रेंड फिक्स हो गया, अनरिजर्व में 530 से 595 चला गया, OBC में 591 चला गया, SC में 482 गया, ST कैटेगरी का भी कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ गया, और जो EWS का है सबसे है ना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब इस साल नीट 2025 के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पिछले कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अनाउंस कर ही दिया है कि नए कोई मेडिकल कॉलेज इस सत्र से चालू नहीं होंगे।
हाँ, हो सकता है कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस में नंबर ऑफ़ सीटें 20-30 बढ़ा दी जाएँ, अदरवाइज़ न्यू मेडिकल कॉलेज खुलने की संभावना तो लगभग नगण्य है, क्योंकि वैसे भी अब कोई आसपास में चुनाव नहीं है, तो आप उम्मीद कम ही लगा सकते हैं गवर्नमेंट से। हाँ, अगले साल के लिए नीट 2026 सेशन के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 या 4 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कुछ रीज़न से कि एक तो पेपर का पैटर्न जो है उसमें अल्ट्रेशन है, 200 की जगह 180 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, और साथ में टाइम को भी रिड्यूस कर दिया गया है 200 मिनट की जगह 180 मिनट। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पेपर नीट 2025 का लास्ट ईयर के जैसा ही रहता है तो भी उस स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट का कट ऑफ लगभग यही जाने वाला है। अब आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ कम चला जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, ऐसा कतई नहीं है। उस स्थिति में अभी आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं इजी पेपर में, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी उस तरीके से कम होंगे। तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना है। उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि जैसे आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बता दूंगा, उसके बेसिस पे आप अदर कैटेगरीज के लिए भी कर लीजिएगा। अभी फिलहाल का प्रेडिक्शन तो यही है कि कट ऑफ जो है 2025 में मे बी इससे कम भी आ जाए। कम कट ऑफ कैसे हो सकता है इससे, है ना, बिल्कुल लगभग ये कवर अप कर लेगा, मतलब इसी को नीट 2021 को रिपीट कर देगा। तो ये तब संभव है कि नीट 2025 का जो पेपर है ज़रूरत से ज़्यादा टफ आ जाए। एक तो ऑलरेडी समय कम कर दिया जा रहा है नीट 2025 के लिए, और साथ में पेपर का अगर टफ लेवल का आ गया तो उस स्थिति में कट ऑफ कम होगा। देखिए MBBS की सारी सीटें भर ही जाएंगी, चाहे कट ऑफ 200 जाए, 300 जाए या 500 जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पढ़ने वाला हर स्टूडेंट हर स्थिति में सेलेक्ट होता ही है, ये आप मान के चलिए। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आखिरी मोमेंट पे क्योंकि एग्ज़ाम अब पास में आ गया है तो आपको कुछ चीज़ें अपनी पढ़ाई में इम्प्रूव करनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूँ, जैसे आपने सोचा कि भाई 572 के टारगेट को कैसे अचीव करना है, तो 572 नंबर स्कोर करने के लिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, ये लगभग आता है 143। मेरा मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, मैंने पहले से करके रखा हुआ था। तो 143 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, तब जाके आपके 572 मार्क्स आएंगे। लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं, है ना, जब भी आप टेस्ट देते हैं तो आप एनालिसिस करते होंगे उसका, और आप उसमें देखिए कि क्या करेक्ट होता है और कितना इनकरेक्ट होता है। मतलब 143 करेक्ट होने के लिए आपको टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं पर सब्जेक्ट वाइज, बायोलॉजी में कितना होता है, केमिस्ट्री में कितना होता है और फिजिक्स में कितना होता है। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने 143 अटेम्प्ट किए, 143 अटेम्प्ट किए और पूरे के पूरे 143 एग्जैक्टली करेक्ट हुए। कई बार क्या होता है, जैसे 143 मैंने 160 अटेम्प्ट किया, जिसमें से 145 मेरे सही हुए और बाकी के 15 मेरे गलत हो गए। तो इस एवरेज को, जो नेगेटिव मार्किंग है, उसको हमको अगले 2.5 महीने में कम करना है। ये टारगेट होना चाहिए कि आप उसको मिनिमम कर सकें। 160 अटैम्प्ट कर रहे हैं, 145 आपके सही हो रहे हैं और 15 आपके गलत हो रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप इस मार्क्स को पार नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आगे 1.5-2 महीने में जितने भी मेजर टेस्ट दे रहे हैं उसकी एनालिसिस प्रॉपर करिए कि किस रेशियो में आपसे नेगेटिव हो रहा है, किस अनुपात में नेगेटिव हो रहा है, और पूरी कोशिश करिए कि उस नेगेटिव को आपको कम करना है। अदरवाइज आप सेफ स्कोर नहीं पार कर पाएंगे। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अभी जब एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो बहुत सारे बच्चों को अपने स्पीड को लेकर संशय है, डाउट है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर डाउट है, एक्यूरेसी मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट का, या इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग अभी भी ज़्यादा हो रही है। आपने जितना भी एनालिसिस किया ये समस्या आपको दिख रही है, तो क्या समाधान है, इन सब चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है? तो मुझे एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना खुद का अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है प्रैक्टिस, है ना। आप एट द एंड आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट सुधर जाएगा, आपकी एक्यूरेसी सुधर जाएगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी कम होगी, रिड्यूस होगी। देखिए, कोई ऐसा दवाई मंत्र नहीं आता जिसको मैं आपको बता दूं और आप बोलें कि नहीं सर वो मंत्र सुबह शाम पढ़ लेने से क्या नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगा या मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ध्यान रखिएगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, सिर्फ फार्मूला पढ़ने से सिलेक्शन अगर होता तो हर बच्चा घर में बैठ के क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी NCERT को रट के बैठ जाता, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो प्रायोरिटी में आप रखिए PYQ को। PYQ आप बना लीजिए।
रिसेंट जो 10 से 15 साल का PYQ है उसको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है, उसको हर एस्पेक्ट से समय देकर बनाना है। सिर्फ बनाना नहीं है कि मैंने अटेम्प्ट कर लिया, मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा डन हो गया और इससे मैंने निपट लिया, नहीं, आप उसको समय देकर बनाइए। क्योंकि आप एक चीज़ ये भी एनालाइज करेंगे कि इस साल जो क्वेश्चन 2022 में, 23 में, 24 में आए हैं, उनके PYQ से मिलते जुलते ही क्वेश्चन अगले साल भी आते रहते हैं। नेक्स्ट ईयर भी वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा उसके लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया जाता है और आपका नीट का पेपर रेडी हो जाता है। तो PYQ को पूरे ध्यान से बनाना है, सिर्फ बनाना नहीं है। इसके अलावा NCERT बेस्ड आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, है ना। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है ना, उसके सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं दैट इज़ बेस्ट। आपको 10 जगह इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कोइंसाइज करिए अपने प्रिपरेशन को, है ना। 10 जगह मुंह मारने से कुछ रिजल्ट नहीं बनता। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी एक काम को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आप पहले फिनिश करिए, उसके बाद कोई दूसरी बुक या दूसरा काम स्टार्ट करिए। तो जो भी आपकी NCERT बुक्स हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट का है, चाहे वो आपके नोट्स के हैं या जो भी है, आप उसको पहले कंप्लीट करिए। NCERT बेस्ड क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस कर डालिए। बायोलॉजी में हर टाइप के मैचिंग क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो गए। ये सारी चीज़ों की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पाओगे कि आपका एक्यूरेसी बढ़ रहा है, आपकी नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिकली कम हो रही है। किसी के बोलने से, किसी का मोटिवेशन वीडियो देख लेने से आपकी ये सब समस्या कभी समाधान नहीं होगा। तो एट द एंड कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि अभी आपके पास जो 2.5 महीने बचे हुए हैं उसमें आपको 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है। टेस्ट तो जरूर दीजिए, पहली बात। कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने लगते हैं और टेस्ट स्किप करते हैं। टेस्ट मत स्किप करो, चाहे आपकी प्रिपरेशन पूरी हुई हो या ना हुई है। एक चीज़ ध्यान देना है, उसका एनालिसिस जरूर करें कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है और कितना इनकरेक्ट हो रहा है। तो आपको रेशियो निकल के आ जाएगा कि जो भी मैंने सेफ स्कोर बताया हुआ है, भाई इससे अगर कट ऑफ बढ़ गया ना तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में गालियाँ मत देना, है ना। तो जो भी मैंने सेफ स्कोर बताया हुआ है उसको पहले क्रॉस करने की क्या स्ट्रेटजी है आपके पास, तो उसको आप कैसे अचीव कर सकें, एनालिसिस करें उसका नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए। और अभी के टाइम पे आप बिल्कुल टाइम को बांट लीजिए अपने रिवीजन, है ना, ये बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें। तीसरी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा हो सके उसको रिवाइज़ करें और सिर्फ थ्योरी ना पढ़ें बल्कि उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज़ करें कि आपके क्वेश्चंस भी बनने लगें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, स्पष्ट हो गई होंगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।